बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का लाओस दौरा। पीएम मोदी लाओस दौरे पे हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन के लाओस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का लाओस दौरा। दुनिया के कई हिस्से जब संघर्ष और तनाव का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत और आसियान के मैत्री, संवाद, समन्वय और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हमने 10 साल पहले एक्ट ईस्ट नीति शुरू की थी। इसने भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को ही लाओस पहुंचे। आसियान सम्मेलन में मोदी ने कहा कि हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम क्षेत्र के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत आसियान देश पड़ोसी हैं, वैश्विक दक्षिण में साझेदार हैं और एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकास कर रहा है। 21वीं सदी, जिसे एशियाई सदी भी कहा जाता है, भारत आसियान देशों की सदी है। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें विश्वास है कि हम मिलकर मानव कल्याण, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए प्रयास करते रहेंगे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आसियान की केंद्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2019 में हिंद प्रशांत महासागर की पहल शुरू की थी, जो हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण का पूरक भी है। तो देखिए, हिंद प्रशांत पर कैसे लगातार रणनीति पर काम किया जा रहा है, इसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, बीते वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता के लिए समुद्री अभ्यास भी शुरू हुआ, इस बात का भी जिक्र किया गया। लेकिन कुछ तस्वीरें आपने देखी लाओस की। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। लाओस में पीडीआर के गृहमंत्री विलायवोंग बौद्धखाम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया और पीएम ने इस दौरान में लोगों से बातचीत भी की और आपने वो जो मंत्रोच्चारण था वो भी आपने सुना। तो अपने आप में कल पीएम मोदी का लाओस पहुंचना, उनका स्वागत, उसके बाद इन बैठकों का सिलसिला शुरू होना, ये बेहद खूबसूरत था। और चलिए आगे बढ़ते हुए और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं कन्याओं का पूजन। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी करेंगे कन्या पूजन। कल सीएम योगी निकालेंगे विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है। हालांकि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां साथ साथ हैं और ऐसे में अष्टमी की भी पूजा हो रही है, नवमी की भी पूजा हो रही है। साथ ही कन्या पूजन का खास महत्व नवरात्रि के मौके पर माना जाता है और हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं जब सीएम योगी हवन पूजन करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन और कन्या पूजन के साथ ये 9 दिन का जो अनुष्ठान है उसे संपन्न करते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद भोजन कराकर उनकी विदा की जाएगी और ऐसे ही हवन पूजन किया जाएगा और कल विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जानी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज नवमी पर सार्वजनिक छुट्टी है। योगी सरकार ने अवकाश घोषित किया। यूपी वालों को 3 दिन की छुट्टी इस तरह से मिल गई है। देखिए, आज चूंकि देश भर में नवमी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में योगी सरकार की तरफ से कल ये घोषणा की गई कि आज नवमी पर सभी स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और अब इस तरह से 3 दिन की छुट्टी स्टूडेंट्स की हो गई है। बड़ी खबर एक और कि आज से सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने इस दौरे में कई जगहों पर कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सेना कमांडर्स को वो संबोधित करने वाले हैं। कल जवानों के साथ दशहरा का त्यौहार मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये भी बहुत अहम है, क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि कोई भी त्यौहार हो, बड़े चेहरे, शीर्ष चेहरे आपको सेना के जवानों के साथ नजर आते हैं उन त्योहारों को मनाते हुए। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सिक्किम में मौजूद रहेंगे और कल क्योंकि दशहरा का पावन पर्व है तो इस मौके पर देश के जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस त्यौहार को मनाएंगे। आज कहा यह जा रहा है कि वो जवानों को संबोधित करेंगे, कमांडर्स को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कल का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम और आप अगर अपने घरों में कोई भी त्यौहार मना पाते हैं तो वो उन वीर जवानों के बूते जो कि लगातार सरहदों पर निगहबानी करते हैं। और ऐसे में कल दशहरा का पर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन जवानों के साथ मनाते हुए एक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। और क्योंकि जब सिक्किम की बात होती है तो रणनीतिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बॉर्डर स्टेट्स का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया जाता है, दुश्मनों को एक मैसेज भी दिया जाता है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी कड़ी में सिक्किम पहुंचने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा और कहा जा रहा है कि अपने इस दौरे के दरमियान कई सारे कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। आज कमांडर्स से संवाद और कल के दिन जवानों के साथ दशहरा का कार्यक्रम।
उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उमर 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एलजी मनोज सिन्हा से भेंट भी करेगा। 13 या 14 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ वो ले सकते हैं। तो देखिए, सहयोगी संघ बैठक आज 13 या 14 को शपथ ग्रहण संभव है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्ता दल का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद उमर का प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनना भी तय हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय नवाए सुबह में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उमर को आम राय से नेता चुना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक होगी। शुक्रवार को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को हो सकता है, जो जानकारी अभी तक मिली है। इस बीच खबर यह भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीय विधायक ने भी समर्थन दे दिया है। 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक हैं, जबकि सहयोगी कांग्रेस ने 6 व माकपा ने 1 सीट जीती है। 4 निर्दलियों के समर्थन के साथ ये गठबंधन के विधायकों की संख्या इसी के साथ हो गई है 53। तो 13 या 14 को शपथ ग्रहण हो सकता है। विधायक दल की बैठक में उमर अब्दुल्ला को नेता चुन लिया गया है और अब जो प्रतिनिधिमंडल है वो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा। खबर है कि 13 या फिर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ उमर अब्दुल्ला ले सकते हैं। दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा का आज भरतपुर दौरा है। झील के बाड़ा में कैला देवी के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गिरिराज जी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम भी बन सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि आज वो भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम बैठकों में शामिल होंगे ही, लेकिन इसके अलावा झील के बाड़ा में कैला देवी के दर्शन करने का भी सीएम का कार्यक्रम है, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन भी है और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा कैला देवी पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारी बैठकों का दौर रहने वाला है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गिरिराज जी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम बन सकता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई ये जानकारी है, उनके दौरे से जुड़ी हुई। भरतपुर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट की खबर है। विस्फोट में एक की मौत की जानकारी मिल रही है। 2 महिलाएं झुलस गई हैं। धमाके की आवाज से लोग सहम गए। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं घटना स्थल की, जहां पर यह हादसा हुआ है। विस्फोट जहां पर हुआ और इस हादसे में एक शख्स की जान जाने की खबर है और कुछ लोग झुलस गए हैं। अचानक से ये अवैध पटाखा गोदाम जिसमें विस्फोट हो जाता है और इस हादसे में 2 महिलाएं झुलस गई हैं, जबकि एक की मौत की खबर है। ये घटना स्थल की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है, उत्तर प्रदेश का, जहां पर यह हादसा हुआ है। और ये अवैध पटाखा गोदाम जिसमें अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद धमाके में 2 महिलाएं झुलस गई, जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया और एक शख्स की मौत की खबर यहां से सामने आई है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला है। ये बताया जा रहा है कि अवैध तौर पर यहाँ पटाखों का निर्माण किया जा रहा था और इसी बीच अचानक से यहाँ पर विस्फोट हो जाता है और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 2 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ का जेपी एनआईसी सेंटर सील करने को लेकर के भारी बवाल देखने को मिल रहा है। टीन शेड लगाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा सरकार इसे बेचना चाहती है, बाउंड्री बनाकर कुछ छिपाना चाहती है सरकार। और बीते रोज इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिली और समाजवादी पार्टी इसको लेकर के जोरदार हमला बोलते हुए प्रदेश सरकार पर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दरअसल टीन शेड लगाने को लेकर के समाजवादी पार्टी भड़क गई और अखिलेश यादव ने भी बाकायदा पोस्ट करते हुए इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के लगातार घेरते हुए, लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और यूपी में इन दिनों जो सियासत है वो टीन शेड को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ गई है। एनआईसी सेंटर सील करने को लेकर के बवाल है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आपको एक बार सुनवा देते हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए
यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं तो जेपीएनआईसी को लेकर आप अखिलेश यादव की नाराजगी को देख रहे थे। आज जयप्रकाश की जयंती है और ऐसे में जब देर रात अखिलेश वहां पर पहुंचे, टीन लगी देखी तो गुस्सा उनका सामने आया। आगे बढ़ते हुए चलिए बात करेंगे यूपी उपचुनाव की। एनडीए में सीट बंटवारे पर अभी तक असहमति है। उपचुनाव में संजय निषाद ने भी 2 सीटों की डिमांड की है, जानकारी सोर्सेज से मिल रही है। और बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर लड़ना चाहती है। सोर्सेज के वाले से एक और ये जानकारी, संजय निषाद 2 सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। आरएलडी को 1 सीट देना चाहती है बीजेपी के फैसले पर संजय निषाद ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से संजय निषाद की मुलाकात होगी। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। तो देखिए, यूपी विधानसभा की 10 जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें खबर यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें असहमति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी आरएलडी को टिकट दे रही है लेकिन संजय निषाद कह रहे हैं कि उन्हें भी इस उपचुनाव में 2 टिकट चाहिए। हालांकि इसको लेकर अभी तक असहमति है। बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव में लड़ना चाहती है, लेकिन खबर यह है कि अभी तक घटक दलों के बीच में बातचीत नहीं बन पाई है। देखिए, इस बार अब हरियाणा में जिस तरीके से बढ़त मिली है उसके बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इसका असर सीधे तौर पर यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी होगा। और बड़ी बात यह है कि एक तरीके से साख दांव पर लगी, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में जैसे यूपी में सीटें बीजेपी की कम हुई, ऐसे में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी कमबैक करके एक परसेप्शन बनाना चाहती है और इस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर खुद लड़ा जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अगरतला में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। भारत में अवैध प्रवेश करने का इन पर आरोप है। दरअसल आपको बता दें कि अगरतला रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर कहां से अवैध एंट्री इन लोगों की हुई है। इसको लेकर फिलहाल पूछताछ का दौर भी चल रहा है और ये तस्वीरें भी सामने आई। आप देख पाएंगे कि दोनों महिलाएं जिन पर अवैध तरीके से प्रवेश करने का भारत में आरोप है। हालांकि बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता है। जब से बांग्लादेश में जो हालात ख़राब हुए और उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था हालांकि और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे में इन दोनों महिलाओं पर अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप है। अगरतला रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ अहम खबर आपको बताते हैं जिनका जिक्र अखबारों के अंदर भी किया गया है। लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी के लाओस दौरे का आज दूसरा दिन है। और देखिए, इससे पहले भी अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहाँ पर आसियान क्षेत्र के रिश्ते चीन और भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बानगी भी लाओस में कल देखने के लिए मिली। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के सभी 10 सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक पहले चीन के प्रधानमंत्री के साथ होती है और कुछ घंटे बाद ही इन सभी नेताओं की जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होती है। और दोनों बैठकों के बाद जिस तरह बयान भी सामने आए वो बताते हैं कि कैसे आसियान के देश इस समूचे क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से असहज और परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये देश भारत के साथ कारोबारी, रक्षा और साथ साथ सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आसियान और भारत ने संयुक्त बयान में ये बताया है कि वो समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे और साझा सैन्य अभ्यास भी बढ़ाने वाले हैं। और लाओस में जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। न्यूजीलैंड के पीएम से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। कनेक्टिविटी, रक्षा, अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। तो आपको मालूम है कि लाओस के 2 दिनों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले अपने संबोधन में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। कई मायनों में ये जो पूरा समिट है वो बेहद ज़्यादा खास है और ये समिट ऐसे मौके पर हो रहा है जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 बरस पूरे हो चुके हैं
हैं। ये भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, खास तौर पर कई विषयों को लेकर के संवाद, जिसमें आप देखिए चीन की जिस तरीके से चालबाजियां देखने को मिल रही है उसको लेकर के चर्चा। इसके अलावा म्यांमार का एक बहुत अहम मसला हो जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इस पूरे एरिया में यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये जो कंट्रीज़ है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है वो आपको वो भी सुनवा देते हैं। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी रतन टाटा की। पंचतत्व में विलीन हुए भारत के रत्न राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी गई। गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां उस दौरान में मौजूद रहीं। देश के अनमोल रतन टाटा को बृहस्पतिवार को राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। मुंबई में उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। उद्योग कारोबार से लेकर खेल, राजनीति, मनोरंजन जगत तक की कई हस्तियां वहां पर पहुंची और शादी कोई ऐसी हस्ती होगी जिसने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि नहीं दी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से दिवंगत रतन टाटा को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की है। वर्ली स्थित शवदाह गृह में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पूर्व मुंबई पुलिस ने बंदूकों की सलामी उनको दी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा के भाई नोएल टाटा मौजूद रहे। अब 3 दिन तक उनके आवास पर पारसी विधि विधान से अनुष्ठान किए जाएंगे। इससे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दक्षिण मुंबई के कोलाबा आवास से सफेद फूलों में सजे शव वाहन में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NCPA लाया गया था और वहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। सुबह 10:30 से शाम के 3:55 तक हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके पार्थिव शरीर को जाने से पहले ही लोग कतारों में खड़े होकर उनकी अंतिम झलक पाने का इंतजार करते नजर आए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। तो कल की कई भावुक कर देने वाली तस्वीर थी और देश ने रतन टाटा को भावभीनी विदाई दी। पूरी बीच पर सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। ऋषिकेश में गंगा आरती के दौरान भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो हर किसी के दिल में बसते हैं। गंगा आरती के दौरान जब उनको श्रद्धांजलि दी गई वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इसके अलावा सैंड आर्ट के जरिए भी आप देख रहे हैं तस्वीरें कि उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हर कोई अलग अलग तरीके से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने इसे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया।